हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। और आज हमारा जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का है। हमने बात किया था, जब हमारा शेड्यूल चला था वीक का, उसकी ये वीडियो है करंट अफेयर्स की। करंट की वीडियो है एक्चुअली। मंडे को हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। उसका रीज़न था कि हम अपलोड तो कर रहे थे, लेकिन अपलोड इसलिए नहीं हो पाई, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं हो पाई। हालांकि एक वीडियो अपलोड भी हुई थी, बट उसको हटा दिया गया था। एक्चुअली रीज़न क्या था, वो गलत वीडियो अपलोड हो गई थी। ठीक है, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, वो गलत पहले से रिकॉर्ड थी, लेकिन वो गलत बाद में जैसे पता चला वो हटा दी गई। आज जो वीडियो है, ये प्रॉपर वीडियो है करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें मई माह के करंट अफेयर को कवर किया गया है। ये जो मई माह का करंट अफेयर है, बीपीएससी, पीसीएस, 72वें बीपीएससी पीसीएस 2026, आरओ और लोअर पीसीएस, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है ये करंट अफेयर्स। और आई थिंक ये 33 पेज के आसपास की है, और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ना होगा एक्स्ट्रा में। बस एक साथ एक और हम इसके साथ एक और चीज़ ऐड करेंगे, जो आय दृष्टि आएगी, आय दृष्टि आँख वाली। ठीक है, उसको हम एक बार कवर करेंगे। हालांकि अभी जो बीपीएससी के लिए एक बुक आई हुई है आय दृष्टि, उसको भी इस चैनल पे कराया जाएगा। 3 से 4 तारीख के बाद में उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलने लगेगी। अभी हम ये मई माह का कर रहे हैं, और मई माह का ख़त्म करने के बाद फिर हम उल्टा चलेंगे अप्रैल, फिर मार्च, फिर फरवरी, और फिर जनवरी। ये करते हुए उल्टा करते हम जनवरी से जनवरी तक का करेंगे इधर। इसके बाद हम मई के बाद जून, ये सब जब यहाँ तक जनवरी तक हो जाएगा, फिर हम जून का लेंगे और फिर अदर का। तो कोशिश ये करेंगे कि 6 से 7 महीने का आपके पास करंट अफेयर होना चाहिए बीपीएससी वालों के लिए। ठीक है, इसके अलावा कम से कम 6 महीने का तो हमारे पास होना ही चाहिए डाटा। ठीक है, इसके अलावा और जितना हो सकता है मैं कराने की कोशिश करूँगा, बट इतना तो हमें करना ही करना है। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स के साथ साथ में बीपीएससी वालों के लिए अभी ये चीज़ है कि एमसीक्यूज़ के लिए उतना टाइम नहीं बचा है, तो हम अभी करंट अफेयर्स को रिवाइज कर देंगे सारा का सारा। 1 से 2 बार जितना हो पाएगा उतना कंप्लीट किया जाएगा। बाकी इसके एमसीक्यूज़ आपके पीडीएफ फॉर्म में पड़े रहेंगे, आप वहाँ से उसको करके ये पढ़ने के बाद आप एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं, और तो स्टार्ट करते हैं आप। चलिए, तो आज का हमारी जो पहली न्यूज़ है, इस मई मंथ की पहली न्यूज़ है। एक गेम हुआ है, कौन सा, इंडियन सुपर लीग, जो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसको जीता किसने, ईस्ट बंगाल ने। किसने जीता है, ईस्ट बंगाल ने। किसको हराया है, इंटरकाशी को हराकर ये खिताब जीता है। किसने जीता है, ईस्ट बंगाल ने। क्या है, इंडियन सुपर लीग। 22 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार आईएसएल का खिताब किसने जीता है, ईस्ट बंगाल ने। ठीक है, इंटरकाशी को हराकर। ठीक है, तो अगला पुरस्कार है हमारा, अगला करंट अफेयर्स है पीएम मोदी। पीएम मोदी को एक पुरस्कार मिला एफएओ द्वारा, एग्रीकोला पदक, एग्रीकोला मेडल दिया गया। किसके द्वारा, सतत कृषि व ग्रामीण विकास के लिए इनको एफएओ द्वारा एग्रीकोला पदक दिया गया। और ये सम्मान कहाँ मिला इनको, इटली में, रोम इटली में। ठीक है, रोम कहाँ, इटली में मिला। ठीक है, चलिए एक अब अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो ये सारे हेडिंग भी मोटी मोटी हेडिंग में, यहाँ से हमारे करंट अफेयर्स ये सब नए नए हैं। आपको इतना पढ़ लें, देखो करंट अफेयर्स बहुत सारी अथाह चीज़ें हैं, उसमें सेलेक्टेड चीज़ें हमें पढ़नी है, और उसमें भी से भी हम कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि जब भी पेपर आए, प्रश्न आए, तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये हमने पढ़ा हुआ है, और थोड़ा सा और हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये करंट अफेयर्स आपके सॉल्व हो जाएंगे आराम से। ठीक है, चलिए, तो ताइवान यात्रा वृत्तांत एक बुक है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 मिला हुआ है। ठीक है, क्या कौन सा है, ताइवान यात्रा वृत्तांत। इसको लिखा किसने है, जो इसकी ओरिजिनल पुस्तक है, यानी मूल पुस्तक है, सुआंग जी द्वारा लिखा गया है चीनी भाषा में। चीनी भाषा में जो मूल पुस्तक है, सुआंग जी द्वारा चीनी भाषा में लिया गया है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था लिन किंग द्वारा, जिसे बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। और यह सम्मान पाने वाला पहला
मंदारिन चीनी भाषा का उपन्यास है, यानी जो ताइवान यात्रा वृत्तांत है ये पहला मंदारिन चीनी उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 मिला है। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी सौम्य स्वामीनाथन। एक्चुअली नाथन से आप एक नाम पता चल रहा होगा, MS स्वामीनाथ का। MS स्वामीनाथन का नाम थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा। ये कौन है MS स्वामीनाथन? ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन है MS स्वामीनाथन। अब हुआ क्या है, सौम्य स्वामीनाथन को WHO की जो पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रही हैं, इनको एक रॉयल सोसाइटी में फेलो चुना गया है। ठीक है, रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है, रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। अब खास बात क्या है कि ये चर्चा में इसलिए आया कि सौम्या स्वामीनाथन एक एक इनकी पुत्री हैं MS स्वामीनाथन की, और ये जो सम्मान मिला है रॉयल सोसाइटी का फेलो जो चुना गया है, ये पिता यानी इनके पिताजी को भी मिला था और इनको भी मिल गया, पुत्री को भी मिल गया। तो एक पिता पुत्र की जोड़ी है जिसे ये रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। ठीक है, रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। क्लियर है सेट? तो इसीलिए चर्चा में आ गया क्योंकि MS स्वामीनाथन के साथ साथ सौम्य स्वामीनाथन को भी रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। ठीक है, MS स्वामीनाथन। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन है। इसका आप कमेंट में जवाब देंगे, हरित क्रांति का जनक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ब्रिक्स, सभी को पता है कि भारत में ब्रिक्स होने वाला है 2026। तो इसके लिए पहले से ही जब ब्रिक्स मेन सबमिट होता है उससे पहले ही अलग अलग विदेश मंत्रियों की या फिर अलग अलग मंत्रियों की बैठकें स्टार्ट है। तो उसी के तहत में ब्रिक्स में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 14 से 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई है। ओके, तो अभी एक चीज़ और हम यहाँ पे देख लेते हैं, ब्रिक्स। थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में देख लें, ब्रिक्स क्या है। एक्चुअली ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, 2006 में। ठीक है, संयुक्त एक बैठक चली थी, संयुक्त राष्ट्र सभा की बैठक चली थी 2006 में। वहाँ पे 4 देश मिले थे। कौन कौन से? भारत, रूस, चीन और एक और ब्राज़ील। ये 4 देश मिलकर के इन्होंने इसकी स्थापना की थी 2006 में। 2010 में इसके साथ एक और देश जुड़ा, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका जुड़ा और इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है, BRICS। पहले ये थे, बाद में ये जुड़ गया ब्रिक्स, बाद में 2010 में तो ब्रिक्स नाम पड़ गया। ठीक है, अब वर्तमान में इसमें 10 सदस्य देश हैं। ठीक है, अभी हाल में ही संयुक्त अरब अमीरात और एक और इंडोनेशिया देश भी जुड़े हुए हैं। वर्तमान में टोटल 10 सदस्य देश हैं। इन सब चीज़ों को एक नया वीडियो जो ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो होगा वहाँ से हम इन संस्थाओं की डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका एक और बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2014 में किया गया था। ठीक है, 2014 में। तो ब्रिक्स में मोटा मोटी चीज़ें हमने जान ली। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा करंट अफेयर्स की तरफ। चलिए, ठीक, एक समझौता हुआ है भारत और ओमान के बीच गैस पाइपलाइन को लेकर के। ठीक है, किस इसमें दो इसमें ये इतना अमाउंट खर्चा हुआ है, कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,40,000 करोड़ रुपए का इससे समझौता हुआ है। ठीक है, 2,40,000 करोड़ का समझौता हुआ है। ऊर्जा क्या है? इसका मतलब उद्देश्य क्या है? ऊर्जा सुरक्षा हेतु हमने ये समझौता किया। एक्चुअली क्या है, अभी जैसे ईरान और USA का जो वार चल रहा है, तो वहाँ पे कंटेनर इंडिया की तरफ या फिर अदर देशों की तरफ नहीं जा रहे हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में भारत ने एक कदम उठाया है कि हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और एक सुरक्षित ढांचा तैयार करने के लिए हम एक पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बिछाएंगे, जिसके लिए हमने इतना पैसा दिया है या खर्च करने की ठानी है कि हम इतना पैसा खर्च करके हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगे। कहाँ से? ओमान से गुजरात तक ये भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ठीक है,
लगभग 2000 किलोमीटर होगी इसकी लेंथ। उसके बाद पीएम मोदी की यात्रा हुई कहाँ, यूएई गए। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं यूएई गए, तो यूएई जाने के बाद इनके 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हमें ये सब ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखना है, लेकिन एक मोटा मोटा हमें ध्यान दे देना है कि क्या हुआ होगा। एक्चुअली जो यूएई है उसके पास पेट्रोलियम है, तो इसके लिए हमारे पास ज़रूर होगा पेट्रोलियम से संबंधित और भी चीज़ें, जैसे एलपीजी वगैरह की भी समझौता होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो रत्न साझेदारी, ठीक है, इंडिया में सोने चांदी या रत्नों के, हीरों के ज़्यादा लोग फेमस हैं, मतलब ज़्यादा सबको चाहिए, तो उसके हिसाब से एक और साझेदारी, रत्न साझेदारी। इसके साथ ही साथ वडीनार गुजरात में एक बड़ी समुद्री अवसंरचना परियोजना की भी शुरुआत की जाएगी, ये भी एक समझौता हुआ। ठीक है, इसके अलावा समुद्री कौशल विकास, इसके लिए समझौता हुआ। एआई, आजकल सब जगह एआई चल रहा है, इसलिए एआई पार्टनरशिप। ठीक है, और एक और समझौता हुआ कि यूएई भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और संरचना और वित्तीय संस्थानों के लिए $5 खरब क्या करेगा, खर्च करेगा। तो ये 7 समझौते में एक मोटा मोटी, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारत अमेरिका एक संबंधों पे एक और करंट अफेयर्स है। क्या है कि अमेरिका ने भारत को $14 मिलियन मूल्य की लगभग 657 प्राचीन वस्तुएं वापस की हैं। ठीक है, जो प्राचीन वस्तुएं यहाँ से वहाँ पहुँच गई थी, चाहे वो किसी भी माध्यम से, उसको अमेरिका वापस करेगा भारत को। ठीक है, इसमें खास करके एक मुख्य प्राचीन वस्तु क्या है, जिसमें भगवान गणेश की नृत्य प्रतिमा, अवलोकितेश्वर कांस्य प्रतिमा है, ये भी इसमें शामिल है, तो ये चर्चा में आ गया। ठीक है, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि किससे $14 मिलियन की 657 प्राचीन वस्तुएं वापस कौन करेगा, अमेरिका करेगा। किसको, भारत को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे किम्बरली प्रक्रिया क्या है, इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ है, मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, और किम्बरली प्रक्रिया वर्ष 2000 में शुरू हुई थी। ठीक है, और एक प्रकार से यह डायमंड्स के व्यापार से संबंधित है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम एक और, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रोजेक्ट विविधता, जैव विविधता प्रोजेक्ट 2025 से 30। एक जैव विविधता प्रोजेक्ट है, इसको किसने लॉन्च किया है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैव विविधता संबंधित है पर्यावरण से, तो पर्यावरण कौन लॉन्च करेगा, पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, कौन लॉन्च करेगा, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब ये जो प्रोजेक्ट है, कहाँ प्रोजेक्ट है, तो कहीं चलाया जाएगा किसी राज्य में या कहीं पे भी, तो इसको 2 जगहों पे, तमिलनाडु के 2 जगहों पे, एक सत्यमंगलम और साथ ही मद्दुमलाई टाइगर, दोनों टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पे तमिलनाडु में, और साथ ही साथ गारो हिल्स जो कि मेघालय में पड़ता है, यहाँ पे ये चलाया जा रहा है। ठीक है, चलाया जाएगा 2025 से लेके 2030 के बीच, 5 सालों के बीच में, ये 3 जगह, सत्यमंगलम और मद्दुमलाई टाइगर। आपको याद रखना है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है और मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है। ठीक है, चलिए एक और अगला हम करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो एक न्यूज़ क्या है कि दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, ये कहाँ है, कांडला, गुजरात में। क्या हुआ यहाँ पे भारत का पहला, इम्पोर्टेंट है ये, भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट, भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, कांडला, गुजरात में। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होगा, ये पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ पे, मतलब इसमें जो कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाएगा, कच्छ में जो बन्नी घास के मैदान में पाए जाने वाले खरपतवार, विलायती कीकर का उपयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको बस इतना दिमाग में बिठाना है कि पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कांडला, गुजरात, पंडित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण क्षेत्र में होगा। ठीक है, इसके बाद एक और न्यूज़ में अगला, ये पूर्वी भारत से संबंधित है। रूसाम, रूसाम एक्चुअली क्या है, रूसाम सिक्किम से संबंधित है। एक सिक्किम की लेप्चा जनजाति के पारंपरिक बांस, बेत और लकड़ी के पुल, ये रूसाम क्या है, ये लेप्चा जनजाति जो कि सिक्किम में पाई जाती है,
के पारंपरिक जो पारंपरिक वो बांस से बेंत की लकड़ी और बेंत की लकड़ी आदि से मिलाकर एक प्राकृतिक पुल तैयार करते हैं। ठीक है, और कहाँ ये खासकर कंचनजंगा जो हमारी पर्वत चोटी उसके आसपास क्षेत्रों में। तो इसको क्या किया गया है, इसको यूनेस्को और सिक्किम सरकार इस अनूठी पारंपरिक इंजीनियरिंग को डॉक्यूमेंटेड करेगा। ठीक है, दस्तावेजीकरण के लिए साझेदारी कर रहे हैं, तो इसलिए चर्चा में आ गया। रूसाम क्या है तो आपको पता होना चाहिए। रूसाम एक प्रकार की इंजीनियरिंग है, क्या, बांस बेंत और लकड़ी के पुल से संबंधित, यानी पारंपरिक पुलों से संबंधित है। ठीक है, इसमें इंजीनियरिंग दिखाई गई, पारंपरिक इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन नेत्रा। ठीक है, कहाँ पे, लद्दाख में। ठीक है, तो आपको याद रहे भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2026 में ये चलाया गया ऑपरेशन नेत्रा। किससे संबंधित है, इंडियन आर्मी से संबंधित है, लेह लेह लद्दाख में। ठीक है, चलिए एक प्रकार के सैन्य शिविर है। उसके बाद हम अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो एक सिनबैक्स 2 क्या है, एक्चुअली ये भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का सेकेंड संस्करण है। ठीक है, और कहाँ हुआ, कैंप बेसिल में। कहाँ हुआ, कैंप बेसिल कंबोडिया में आयोजित हुआ। सिनबैक्स क्या है, भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का सेकेंड संस्करण है। कहाँ हुआ, कैंप बेसिल कंबोडिया में आयोजित हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट आकाश तीर ये क्या है, भारतीय सेना का एक डिजिटल सुरक्षा जाल है जो सेना के सभी रडार और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को आपस में जोड़ता है। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक प्रकार का क्या है, डिजिटल सुरक्षा जाल है। ठीक है, प्रोजेक्ट आकाश तीर डिजिटल सुरक्षा जाल है जो सेना के सभी रडार सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट और डिफेंस सिस्टम को आपस में जोड़ता है। ठीक, चलिए तारा। ठीक है, तारा का फुल नेम के और इसका हिंदी वर्जन क्या है, सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन है। ठीक है, और ये है क्या चीज़, तारा है क्या चीज़, तारा एक्चुअली भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है। ठीक है, वेपन सिस्टम या रेंज एक्सटेंशन किट है। एक्चुअली कोई भी वेपन ऐसा होता है, ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि ये ग्लाइड वेपन सिस्टम जो है इसकी रेंज, इसको जब हमने सुखोई या फिर जगुआर से छोड़ा है तो इसकी रेंज बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने इसका परीक्षण किया है। कहाँ पे, उड़ीसा के तट पे किया है। ठीक हो गया, तो तारा आपको पहला है, भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, कुछ इंडेक्स वगैरह के बारे में देख लेते हैं। एक इंडेक्स है, क्या है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा एक एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है। इसमें एक्चुअली क्या है कि 36 देशों के 929 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और विश्वविद्यालयों की संख्या में पहले स्थान पर कौन है, भारत है, जिसके 128 संस्थानों को शामिल किया गया था। ठीक, 128 होने के बावजूद भी भारत का स्थान कितना रहा, 43वां, मतलब जो इसका 929 विश्वविद्यालयों में पहला विद्यालय, जो पहले स्थान पे भारत का विद्यालय 43वें नंबर पे है, 43वें नंबर पे है। ठीक है, तो पहले पे कौन रहा है, शीर्ष पे कौन रहा है, सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन का है, पेकिंग भी चीन का है, और सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर का है। ये शुरू के फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक पर है और भारत को 43वीं रैंक मिली है। और भी 43वीं रैंक पे कौन है, IISc बेंगलुरु। हमने कितने यूनिवर्सिटी, मतलब इसमें भारत के कितने संस्थान थे, 128 संस्थानों में पहली जो रैंक मिली है वो 43वीं मिली है। बताइए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है हमारा, समुद्री मत्स्य उत्पादन रैंकिंग। समुद्री मत्स्य उत्पादन रैंकिंग, एक्चुअली इसको केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट है। उसने ये बोला है कि तमिलनाडु मत्स्य उत्पादन में पहले स्थान पे आ गया। ठीक है, जिसने गुजरात को दूसरे स्थान पे ढकेल दिया है। यानी दूसरे स्थान पे कौन है, पहले गुजरात पहले स्थान पे था, अब गुजरात दूसरे स्थान पे। तो पहला स्थान किसका है, तमिलनाडु का मत्स्य उत्पादन में, दूसरे पे कौन है, गुजरात है।
किसने जारी किया है ये रैंकिंग? केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CMFRI की रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास न्यूज़ है, राइट टू बी फॉरगेटन, भूलने का अधिकार जो है, क्या है ये? एक्चुअली जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब हो या वो चाहे कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहाँ से अगर आपके लिए आपकी कोई पुरानी छवियाँ हैं, वीडियो है, पोस्ट हैं, ठीक है, यानी कोई फ़ोटो आपकी पड़ी है, कोई वीडियो है या कोई आपकी पोस्ट है जो पुरानी और अप्रासंगिक हो चुकी है और तथा अपमानजनक हो चुकी है, तो उसको हटवाने का अधिकार है, एक मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा, जिसको आप हटवा सकते हैं या भूल सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत। 21 क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात इसको हम एक छोटे शब्दों में कहें तो जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार। तो ये हमारे पास है। और एक केस आया था 2017 में, पुट्टा स्वामी केस, ये भी निजता से संबंधित था, 2017 में आया था। तो हमारे पास क्या है? राइट टू बी फॉरगेटन, भूलने का अधिकार किसके मौलिक अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा हो गया। एक पुस्तक है जिसको हमारे पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने लिखा है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। ये बुक है हमारी, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, ये बुक है। इसको किसने लिखा है? जनरल मनोज नरवणे ने, जो भी प्रकाशित हुई है। एक इनकी बहुत चर्चा में रही है बुक, हालांकि वो प्रकाशित नहीं हो पाई। ठीक है, प्रकाशित नहीं हुई और काफ़ी चर्चा में आ गई थी गलवान वैल्यू को लेके, जो वहाँ पे झड़प हुई थी उसके बारे में कुछ चीज़ें थी, तो उसको लेके चर्चा में काफ़ी विवादित रही और चर्चित रही। वो एक बुक है, फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी। इसको किसने लिखा था? इसको भी जनरल मनोज नरवणे ने लिखा था। ठीक है, जो कि प्रकाशित नहीं हो पाई और काफ़ी ज़्यादा विवादित रही है बुक। ठीक है, उसके बाद एक लंदन में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, किसके लिए? इंडियंस के लिए, आइकन ऑफ इंडिया प्रदर्शनी, आइकन ऑफ इंडिया प्रदर्शनी। ठीक है, इसमें एक म्यूजियम है लंदन में, मैडम तुसाद म्यूजियम लंदन। यहाँ पे भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई थी। आइकन्स ऑफ इंडिया प्रदर्शनी कहाँ हुई? लंदन में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ गेम से संबंधित है। मैड्रिड ओपन 2026 हुआ। इसको जीता किसने? जैनिक सिनर, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। जैनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। ठीक है, जैनिक सिनर 1990 के बाद से लगातार 5 ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, और हराया किसको इन्होंने? अलेक्जेंडर जेवरेव को, जर्मनी के। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में 9 से 10 मई को आयोजित हुआ। यह भारत का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है, जो कि नेत्र विज्ञान से संबंधित है। ऑलराइट, चलिए तो भारत का पहला कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ पे? हमारा नई दिल्ली में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की सहायता से। कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, ठीक है, और यह एक प्रकार का 8 वर्षीय प्रोग्राम है जो कि 2026 से 2033 तक चलेगा। तो कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के माध्यम से चलाए गए। ठीक है, उसके बाद एक सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन? पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ। 19 मई को संपन्न हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ठीक है, आयोजक कौन था? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक, चलिए उसके बाद एक और चर्चा में आया, झारखंड से संबंधित न्यूज़ है, पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व एक और है, आप लोग कंफ्यूज मत हो गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप बताएंगे कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? चलिए बता देते हैं, ये बिहार में है। इसे कंफ्यूज मत होगा, वाल्मीकि अलग है, पलामू अलग है। तो हम पलामू के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। चर्चा में क्यों रहा कि भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र खोला गया। ठीक है, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र ये खोला गया कहाँ पे, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। ठीक है, अब जैसे एक ऑपरेशन चलाया गया कि एनसीबी द्वारा, एनसीबी का मतलब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चलाया गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चलाया गया ऑपरेशन रोज पिल। एक्चुअली ये कैप्टागन ड्रग्स से संबंधित है। ये अंतर्राष्ट्रीय कैप्टागन ड्रग्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय कैप्टागन ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के खिलाफ चलाया गया एक अभियान है। ठीक है, इसको जिहादी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली देखा जाए तो हमारे मानसिक स्थिति पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि एक सीरियाई नागरिक को इसके लिए गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये चर्चा में आ गया कैप्टागन ड्रग्स। किस ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, कैप्टागन ट्रक को किस और नाम से जाना जाता है, तो जिहादी ट्रक। ठीक है, तो इसके लिए ऑपरेशन रोजपिल चलाया गया एनसीबी द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। ठीक है, कुछ तथ्य हैं हमारे पास। 18 मई को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है और दूसरा विश्व एड्स टीकाकरण दिवस है। याद रखिएगा, एड्स दिवस 1 दिसंबर को, वो अलग है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद की जो गिफ्ट सिटी है, ठीक है, गांधी कॉरिडोर में गुजरात स्थान गुजरात है। यहाँ पे 2 यूनिट खुली हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया, मिलियन माइंड्स टेक पार्क, और दूसरा है गणेश रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये उतना कुछ खास नहीं, बट आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ये बांध है अस अप सुलुइस्टिक बांध, थोड़ा सा खतरनाक नाम है इसका, तो आप इसको देखना। एक्चुअली ये बांध कहाँ है, नीदरलैंड में। कहाँ है, नीदरलैंड में। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रकार से ये डच जल इंजीनियरिंग का से संबंधित है, और इसका अध्ययन करने के लिए, क्योंकि भारत में इस प्रकार के बांध बनाने की योजना है। कहाँ पे, 32 किलोमीटर लंबा एक विशाल बांध, ये आपका उत्तरी सागर में स्थित है। ठीक है, जो इल्जमेर की मीठे पानी की झील से अलग करता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक भारत में कल्पसर परियोजना चलाई जा रही है। कल्पसर परियोजना जो है, ऐसे ही खंभात की खाड़ी गुजरात में, इसके तहत खंभात की खाड़ी पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाने की योजना है, जिससे मीठे पानी का एक विशाल जलाशय तैयार किया जा सके। ठीक है, तो एक प्रकार का ये ऐसा बांध है जहाँ पे मतलब जो क्षेत्र है वो खारे पानी से भरा हुआ क्षेत्र है, और वहाँ पे ये जो बांध है इसमें मीठा पानी है। उसी को देख करके भारत में भी एक कल्पसर परियोजना उसके तहत चलाई जा रही है, जहाँ पे खंबाती खाड़ी में जहाँ खारा पानी है, यहाँ पे मीठे पानी के एक विशाल जलाशय तैयार किया जा सके। ठीक है, ऐसा इसीलिए यहाँ पे पीएम मोदी जब नीदरलैंड की यात्रा पे गए थे, तो इसका अध्ययन करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल्पसर परियोजना आपको समझ में आना चाहिए, खंबाती खाड़ी में है। ठीक है, और ये जो बांध है ये नीदरलैंड में है। चलिए, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये थी, ये अफ्रीका से संबंधित न्यूज़ है। क्या है इसमें, इबोला। इबोला एक प्रकार का वायरस है, घातक वायरस है, जिसमें मृत्यु दर लगभग 60% के आसपास है। ठीक है, ये आर्थो इबोला वायरस परिवार से संबंधित है। ठीक है, वायरस जनित बीमारी है, और ये आर्थो इबोला वायरस परिवार से संबंधित है। घटनाक्रम क्या रहा कि कांगो और युगांडा में इसके गंभीर प्रकोप के कारण डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक स्वास्थ्य आपात घोषित किया है। ठीक है, क्या लगाया, कांगो और युगांडा में डब्ल्यूएचओ ने क्या लगाया, वैश्विक आपातकाल, स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। ठीक है, और वर्तमान में फैला यह प्रकोप इबोला के बुंडी बुग्यो वायरस स्ट्रेन से संबंधित है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास अगला न्यूज़ क्या है, पीएम मोदी को कुछ अवार्ड, सर्वोच्च सम्मान मिले हैं पीएम मोदी जी को। कौन सा है ये, स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है, कौन, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। तो ये कहाँ का सम्मान है, स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है, जो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाता है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी स्वीडन गए थे तो उनको ये दिया गया। इसके साथ साथ में ही
मोदी जी नॉर्वे गए तो नॉर्वे ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे दिया, कौन सा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये किसने दिया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट किसने दिया, नॉर्वे ने। ठीक है, आपके पास यहाँ पे दो क्वेश्चन क्या हैं, आपके लिए दो क्वेश्चन है, एक स्वीडन की राजधानी क्या है और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, प्रधानमंत्री मोदी को उनकी नॉर्वे यात्रा के दौरान इसे दिया गया। ठीक है, और एक चीज़ बताएं कि ये मोदी जी का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। बहुत सम्मान मोदी जी ने इकट्ठा किए। चलिए, एक बिहार स्पेशल बीपीएससी के लिए एक न्यूज़ है, बीपीएससी के लिए क्वेश्चन है कि बिहार स्पेशल के लिए कि आचार्य राकेश झा को बिहार विद्या रत्न से सम्मानित किया गया। बिहार विद्या रत्न से किसको सम्मानित किया गया, आचार्य राकेश झा को। ठीक, उसके बाद हाजीपुर बिहार, यहाँ पे एक्चुअली ये भी बिहार स्पेशल से संबंधित है कि यहाँ देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, NIFTEM देश का तीसरा है जिसको हाजीपुर बिहार में शुरू किया गया है। इससे पहले जो दो चल रहे थे, इसका सबसे पहले तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अधीन ये चल रहा है। ठीक है, तो इससे पहले दो हमारा, एक सोनीपत हरियाणा में, कुंडली कुंडली सोनीपत हरियाणा में जिसको 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था, और एक तंजावुर तमिलनाडु में 2021 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो हमारे तीसरा कहाँ खोला गया है, हाजीपुर बिहार। देश का तीसरा क्या है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, हाजीपुर बिहार में। ठीक, उसके बाद महिला सशक्तिकरण समिति एक बनाई गई है। ठीक है, उसकी किसने बनाया है, लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला द्वारा इसका गठन किया गया, और दग्गुबती पुरंदेश्वरी इसकी अध्यक्ष है। महिला सशक्तिकरण समिति की अध्यक्ष कौन है, दग्गुबती पुरंदेश्वरी, बीजेपी की MP हैं, जिसका अध्यक्ष मतलब महिला सशक्तिकरण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, दग्गुबती पुरंदेश्वरी को। ठीक, आपको इतना याद रखना है, इसमें मतलब कुल जो सदस्य हैं ना, 18 + 10, 18 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। इसके अध्यक्ष कौन है, दग्गुबती पुरंदेश्वरी। ठीक है, महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष, अगर इसमें दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, तो महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य हैं टोटल, तो 28 सदस्य हैं। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है इस समिति की, तो दग्गुबती पुरंदेश्वरी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पोर्टल लॉन्च किया गया, आयुष अनुदान पोर्टल। ठीक है, आयुष मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आयुष अनुदान पोर्टल आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसे आयुष ग्रिड पहल के तहत लॉन्च किया गया है, तो इतना याद रखना है, आयुष अनुदान पोर्टल। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये उतना कुछ खास जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हम मई का पढ़ रहे हैं, फिर अदर महीनों का जब देखेंगे तो एक बहुत ज़्यादा ढेर हो जाएगा, तो हमें उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें जो हमें ज़्यादा ध्यान देनी है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो अभी 6 महीने का गट्टर जब हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा ना, तो लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं यार, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो हर चीज़ हम नहीं अपने एग्ज़ाम तक ले जा सकते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो हमें ज़्यादा ज़रूरी है वो हम ले जाएंगे। ठीक, ऐसे छोटे छोटे करंट अफेयर तो एक विशाल गट्ठर तैयार होता है। अब डेली डेली करंट अफेयर्स मैंने देखा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट डेली डेली करंट अफेयर्स कराते हैं, वो धीरे धीरे 4 4 5 5 डेली देते देते अब सोचो कि 30 दिन में 5 पेज के हिसाब से 3 × 5 = 15, 150 पेज हो जाएंगे। क्या पॉसिबल है पढ़ पाना, और पढ़ भी लें अगर किसी तरीके से, तो क्या याद रहेगा हमें। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं। 15 छक्का 90, 6 महीने का 900 पेज। भाई साहब 900 पेज, हम अगर टोटल हमारे पास नोट्स ऐसे होना चाहिए कि 300 400 पेज में हमारा सारा नोट्स कवर हो जाए, तो ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए भाई करंट अफेयर्स जितना बारीकी, हमें करंट अफेयर्स मेन मेन चीज़ पता होनी चाहिए। बहुत घुस के हम वैसे भी नहीं याद कर पाओ, क्या आएगा हमें पता तो नहीं है ना। इससे अच्छा हम जो अपना स्टैटिक पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो
लाइक दिस। चलिए उसके बाद एक कामी रीता शेरपा हैं, नेपाल की रहने वाली, नेपाल के हैं, ठीक है। और एवरेस्ट मैन इनके कामी रीता शेरपा, इनको बेसिकली नेपाल के पर्वतारोही हैं। ये 32वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पहुंचे, ठीक है, और अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने ध्वस्त कर दिया, और इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। कौन? कामी रीता शेरपा। एक और हैं ल्याकपा शेरपा। एक्चुअली ये 11वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर महिलाओं में सर्वाधिक बार एवरेस्ट चढ़ने पर अपना रिकॉर्ड सुधारा है इन्होंने, और पर्वतों की रानी कहा जाता है किसको? ल्याकपा शेरपा को, ठीक है, पर्वतों की रानी, क्वीन ऑफ माउंटेन के नाम ल्याकपा शेरपा को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत पीसे को ओमान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ओमान में भारत का नया राजदूत प्रशांत पीसे को नियुक्त किया गया है। एक CIC जो केंद्रीय सूचना आयोग है, उसने एक अपने ही पुराने फैसले को जो उसने 2018 में दिया था उसको पलट दिया है। क्या बोला था कि पहले BCCI मतलब आयोग ने अब BCCI को RTI एक्ट 2005 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटी मानने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम RTI के तहत BCCI से कोई भी जानकारी मांग सकते थे, अब वो नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। ऐसा अपने ही फैसले को किसने? केंद्रीय सूचना आयोग ने पलट दिया है, ठीक है। तो क्या हुआ प्रभाव? इस ऐतिहासिक फैसले के बाद BCCI अब RTI के दायरे से बाहर हो गया है। नहीं, RTI के माध्यम से BCCI से कोई भी जानकारी नहीं ली जाती, क्योंकि ये क्या किया है इन्हें? सार्वजनिक प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटी नहीं मानी गई, इसलिए ये जानकारी जैसे कि RTI के माध्यम से हम RTI के माध्यम से जो सरकारी चीज़ें होती हैं उससे हम जानकारी लेते हैं, लेकिन अगर किसी प्राइवेट कोई संस्था है उससे हम जानकारी नहीं ले सकते हैं। इसी वजह से अब BCCI को इस दायरे से, अब BCCI इस दायरे में नहीं है, तो अब ये RTI का जवाब नहीं देगा। यही हुआ ना मतलब। चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन क्या हुआ था? जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे राजीव गांधी जी, उनकी हत्या हुई थी, जिनकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है, ठीक। उसके बाद एक 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026, ठीक है। वैसे 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और 2026 का हमें थीम देखना है कि वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्रवाई, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्रवाई इसकी थीम है। वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्रवाई किसकी थीम है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, ठीक है। और ये बेसिकली जैव विविधता जो CBD आयोजित किया गया था 22 मई 1992 को, उसी के उससे ही जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 22 मई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे सन 2000 में प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की, ठीक है। तो CBD कब हुआ था? 1992 का जो CBD 22 मई 1992 को हुआ, तो उसी के तहत 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो हमें थीम याद रखनी है, थीम वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्रवाई, स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करेंगे वैश्विक प्रभाव के लिए, तो एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, टर्टल डे, वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई। एक ऐप लॉन्च किया गया है किसके लिए? जीवन ऐप और साइथु ऐप, साथाथ्यू डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, ठीक है। थोड़ा देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ठीक है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया। क्या है? देश के बुजुर्गों, सीनियर सिटीजन की देखभाल हेतु इसे लॉन्च किया गया। कौन सा? जीवन ऐप, ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक ये जीवन ऐप है और डैशबोर्ड है। सतायु, यही है ना, सतायु, 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 ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की इटली यात्रा 20 मई को, प्रधानमंत्री की इटली यात्रा, PM मोदी जी कहाँ गए? इटली गए, ठीक है। और वहाँ पे एक लक्ष्य बनाया गया, क्या लक्ष्य है? भारत और इटली 2029 तक आपसी द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाएंगे? 20 अरब यूरो तक बढ़ाएंगे, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 20 अरब यूरो तक। तो भारत और इटली के बीच में एक प्रकार का
समझौता, ये समझौता हुआ एक या लक्ष्य निर्धारित किया गया, दोनों ने मिलकर लक्ष्य बनाया कि हम इतना पैसा खर्चा करेंगे या ऐसा व्यापार के लिए इतना पैसा हम दोनों मिलकर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक बहुत घटनाक्रम हुआ है, क्या है, बांग्लादेश का व्यापारिक साझेदार, क्या, भारत अब अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। कौन सा, अमेरिका पहले दूसरे स्थान पे था, पहले पे कौन है, चीन है पहले पे। तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, चीन, दूसरे पे भारत। ठीक है, पहले दूसरे स्थान पे कौन था, यूएसए था। तो बस, एशियाई उत्पादक संगठन एपीओ की बैठक कहाँ हुई, 68वीं बैठक हुई नई दिल्ली में। बस इतना याद रखना है, एशियाई उत्पादक संगठन एपीओ। ठीक है, 60 इसकी शासी निकाय की गवर्निंग बॉडी की 68वीं बैठक हुई नई दिल्ली में। ठीक है, भारत ने इसकी मेजबानी की। बस, एक भारत और इथियोपिया के बीच समझौता हुआ है, क्या है, जिनेवा में हस्ताक्षर हुए। क्या, इथियोपिया की विश्व व्यापार संगठन WTO सदस्यता के समर्थन हेतु द्विपक्षीय समझौता हुआ। बस उतना कुछ खास नहीं, बस थोड़ा बहुत देख लेना, पढ़ लेना एक बार। उसके बाद एक निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, ये कहाँ है, साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, नई दिल्ली की यात्रा पर भारत आए। ठीक है, निकोस क्रिस्टोडोलाइट। अब कुछ समझौते हुए होंगे, तो समझौते इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, रोड मैप, रक्षा सहयोग रोड मैप, आधिकारिक घोषणाएं की गई। भारत साइप्रस संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया, ये भी एक समझौता। कुछ खास उसमें भी नहीं है, आपको ये याद रखना है कि निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स कहाँ के मतलब राष्ट्रपति हैं, साइप्रस के। साइप्रस आपने देखा होगा जो तुर्की के नीचे है, कहाँ, भूमध्य सागर में स्थित द्वीप। ठीक है, उस साइप्रस, तो उसमें ये चर्चा में रहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो उसके परिप्रेक्ष्य में भारत के जो प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पे। ठीक, चलिए, उसके बाद चंद्रयान 3 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया 21 मई 2026 को। क्या है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा वाशिंगटन डीसी में, क्या नाम है, गोडार्ड एरोनॉटिक्स अवार्ड प्रदान किया गया। गोडार्ड एरोनॉटिक्स अवार्ड किसको दिया गया, चंद्रयान 3 को। किसने दिया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा दिया गया। ठीक, चलिए, अगला है 25 मई को कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है, से नो टू प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक को ना कहें, ये थीम है इसकी। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग की फ्री डे, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक, यानी जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उसको वो फ्री डे, प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया जाता है, 3 जुलाई को, याद रखना है। ये प्लास्टिक मुक्त दिवस है, ये अलग है और ये अलग है। प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को, प्लास्टिक मुक्त दिवस 25 मई को मनाया जाता है। इसके साथ साथ ही विश्व थायराइड दिवस भी 25 मई को, विश्व फुटबॉल भी 25 मई को। अभी विश्व फुटबॉल दिवस 2024 से शुरू हुआ है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई, विश्व थायराइड दिवस 25 मई, 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के रूप में 29 मई को मनाया गया। ठीक है, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, शेरपा तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड ने पहली बार एवरेस्ट फतह किया था। ठीक है, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी 29 मई को मनाया जाता है। उसके बाद एक कुंभलगढ़ का दुर्ग है, चर्चा में रहा, राजस्थान में है। राजस्थान का जो राजसमंद जिला है वहाँ है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको बेसिकली यूनेस्को द्वारा चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार के रूप में मान्यता दी है। किसको, कुंभलगढ़ दुर्ग को। ठीक है, अब इसको हम और देख लेते हैं। लेंथ कितनी है, 36 किलोमीटर, चौड़ाई 15 से 20 फीट है। ठीक है, इस भव्य दुर्ग के मुख्य वास्तुकार मंडन थे। इसके आर्किटेक्ट कौन थे, मंडन थे। ठीक है, निर्माण मेवाड़ के प्रसिद्ध
मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक राणा कुंभा द्वारा 1441 से 1458 के मध्य में इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, तो ये हो गया। 2013 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। ठीक है, तो और यह दुर्ग महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है और यहाँ का जो फेमस सबसे है ना, बादल महल अत्यंत फेमस है। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। आज की हमारे 45 मिनट की क्लास लगभग हो चुकी है। 2 से 3 क्लासों में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग जो भी इसको देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें। ठीक है, जिससे कि हम और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ सकें और हमारा एक मनोबल भी बढ़ा रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।